5 मार्च 1931 लॉर्ड इरविन ने 5 मुलाकातों के बाद महात्मा गांधी के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में नंबर 1, जेल में बंद सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया था। नंबर 2, इंडियंस को समुद्र तट पर नमक बनाकर बेचने का अधिकार दे दिया गया था। नंबर 3, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने धरना देने की आज़ादी भारतीयों को मिल गई थी। और नंबर 4, आंदोलन के दौरान अपनी नौकरियों से इस्तीफा देने वालों को बहाल कर दिया गया। और नंबर 5, जिन किसानों की संपत्ति लगान न चुका पाने की वजह से जब्त कर ली गई थी वो उन्हें वापस कर दी गई। गुलाम भारत में ये पहली बार था जब अंग्रेज भारतीयों के साथ इतना बड़ा समझौता करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन इस समझौते ने मोहनदास करमचंद गांधी के चरित्र पर एक धब्बा लगा दिया। हर तरफ चर्चाएं हो रही थी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि जाने अनजाने में गांधी जी ने देश को बेच दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो अपनी मनमानी करने वाले अंग्रेज गांधी जी की सारी बातें मानने को तैयार हो गए। इससे भी बड़ा सवाल था कि जब अंग्रेज सारी शर्तें मान ही रहे थे तो गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवा दी? क्या गांधी जी नहीं चाहते थे कि आजादी की लड़ाई में कोई उनसे ज्यादा बुलंद हो जाए? आइए आज इस सच का पर्दाफाश करते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। गांधी और इरविन के बीच जब यह समझौता हुआ तो इसके पीछे एक बड़ी वजह मानी जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यह आंदोलन तब शुरू किया गया जब देश के नागरिकों से अपने ही देश में नमक बनाने पर रोक लगा दी। अंग्रेजी हुकूमत ने नमक बनाने को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया। यह आंदोलन तब शुरू किया गया जब नेहरू रिपोर्ट जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उसे अंग्रेजी हुकूमत ने ठुकरा दिया था। सिर्फ ठुकराया नहीं था बल्कि उसने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया था। इस समय सुभाष चंद्र बोस सहित 11 और भारतीयों को 1 साल की सजा भी दे दी गई। फिर भी गांधी जी ने एक और अवसर देने के लिए अपने एक अंग्रेज मित्र रेनॉल्ड्स के हाथों एक पत्र वायसराय को भेजा। इसका उत्तर वायसराय ने बहुत ही निराशाजनक तरीके से दिया और उल्टा गांधी जी को ही सावधान करते हुए कहा, मुझे दुख है कि गांधी जी वह रास्ता अपना रहे हैं जिसमें कानून और सार्वजनिक शांति भंग होना आवश्यक है। इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी परंतु मुझे उसके स्थान पर पत्थर मिला। ब्रिटिश राष्ट्र केवल क्षति के सामने झुकता है, इसलिए वायसराय के पत्र से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भारत के भाग्य में तो जेल खानों की शांति ही एकमात्र शांति है। संपूर्ण भारत एक जेल खाना है। मैं उन ब्रिटिश कानूनों का अर्थ समझता हूं और मैं उस शोकमय शांति को भंग करना चाहता हूं जो राष्ट्र के दिल को कष्ट दे रही है। गांधी जी के पत्र का सहानुभूतिपूर्वक जवाब न मिलने के कारण गांधी जी के सामने आंदोलन शुरू करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर आया 11 मार्च 1930। साबरमती के मैदान में 75,000 भारतीय इकट्ठा हुए और एक प्रण लिया गया, जब तक फ्रीडम नहीं मिल जाती तब तक ना तो हम खुद चैन लेंगे और ना अंग्रेजी हुकूमत को चैन लेने देंगे। गांधी जी ने इसमें से 79 ऐसे कार्यकर्ताओं को चुना जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े थे। 200 मील की लंबी दूरी पैदल चलकर 24 दिनों में पूरी की गई। जैसे जैसे गांधी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का समूह आगे बढ़ता गया वैसे ही उनके रास्ते गांव की भीड़ उमड़ने लगी। उन सब से गांधी जी यही कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है, मैं इसे समाप्त करके रहूंगा। अब तारीख 5 अप्रैल 1930 आते आते गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ दांडी पहुंच जाते हैं। अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को प्रार्थना करने के बाद दांडी समुद्र तट पर गांधी जी खुद अपने हाथ से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ देते हैं और इस तरह नमक कानून तोड़कर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस आंदोलन को चलाने के पीछे ये मकसद बहुत अहम थे। पहला, गांव-गांव में नमक कानून को तोड़कर नमक बनाया जाएगा। महिलाएं शराब, अफीम और विदेशी दुकानों पर धरना देंगी। विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल बंद करके सबके सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई जानी चाहिए। हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे। दरअसल अंग्रेजों ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर अपना कंट्रोल कर लिया था। भारतीयों को अधिकार नहीं था नमक बनाने का और बेचने का, और ये कानून इतने सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा लेता था तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था।
इसके अलावा साल 1928 का साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और क्रांतिकारियों की जो गैरकानूनी गिरफ्तारियां की गई थीं उसके कारण भी जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी थी। माना जाता है कि साल 1930 में दुनिया में आई आर्थिक मंदी से भारत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था, जिसके कारण भारत की जनता और ब्रिटिश पूंजीपतियों में काफ़ी गुस्सा फैला हुआ था। महात्मा गांधी जी ने आर्थिक मंदी के प्रभाव का फायदा उठाया और ये आंदोलन विशालतम रूप लेने लगा। इस आंदोलन में सबसे पहले तो जनता के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि ब्रिटिश सरकार को किसी भी तरह का लगान या टैक्स नहीं दिया जाएगा और इस आंदोलन के 5 जो मकसद मैंने इससे पहले आपको बताए उनके बाद तो ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से बॉयकॉट हो गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। इस आर्थिक मंदी के कारण भारत में महंगाई आसमान छू रही थी। इसके कारण भारत की जनता में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे उनमें समाजवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैलने लगी। इसके साथ ही गली गली क्रांतिकारी पैदा होने लगे। अब ये महात्मा गांधी जी के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि देश के आंदोलनकारी अब अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा के मार्ग को अपना रहे थे। ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार इसको जल्द से जल्द दबा देना चाहती थी। अब क्योंकि ये एक अहिंसक आंदोलन था तो ब्रिटिश सरकार आंदोलनकारियों पर फायरिंग या लाठीचार्ज भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि इस आंदोलन को पूरी दुनिया की मीडिया और समाचार पत्र कवर कर रहे थे और अमेरिका की भी इस पर खास नज़र बनी हुई थी। अगर ब्रिटिश सरकार ऐसे अहिंसक निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज करती तो पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की छवि खराब हो सकती थी और भारत के लिए दुनिया भर से सहानुभूति मिल सकती थी। और गांधी जी ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। जब यह आंदोलन बहुत बड़ा हो गया तो आखिरकार लॉर्ड इरविन को गांधी की सारी शर्तें माननी पड़ गईं, जिसके लिए इरविन को गांधी इरविन पैक्ट साइन करना पड़ा। इस समझौते में 11 पॉइंट को रखा गया। पहला, महात्मा गांधी विनिमय दर में कमी लाना चाहते थे। विनिमय दर का मतलब उस कीमत से है जो 2 देशों की करेंसी को कंपेयर करके निकाली जाती है। नंबर 2, नमक पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। सेना के खर्च को कम किया जाए, क्योंकि अंग्रेज सेना का इस्तेमाल अपने विश्व युद्ध में किया करते थे। टैक्स न चुकाए जाने की स्थिति में उनकी जमीन जब्त की गई थी, उसे लौटाया जाएगा। सारे समुद्री बंदरगाहों पर भारतीय जहाज भी सुरक्षित किए जाएं। विदेशी कपड़ों पर रोक लगाई जाए। हाई रैंक वाले अधिकारियों का वेतन आधा हो जाए ताकि आर्थिक मंदी से निजात पाई जा सके। भारतीयों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने के लाइसेंस दिए जाएं। पुलिस पर जनता का कंट्रोल हो। और आखिरी और सबसे विवादास्पद, सभी राजनीतिक कैदियों को आज़ाद करने और उनके ऊपर चल रहे सभी राजनीतिक मुकदमों को खत्म करने की मांग इसमें की गई थी। इनमें से ज़्यादातर शर्तों को स्वीकार कर लिया गया। अब यहीं से एक सवाल आता है, जब सारी शर्तें मानी जा रही थीं तो महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह जी की फांसी को क्यों नहीं रुकवाया? तो देखिए, जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंके तो गांधी जी ने उनकी कड़ी आलोचना की, क्योंकि उन्हें वो तरीका हिंसात्मक लगा। लेकिन इसके अंदर एक ये भी बात 100% सही है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचाने के लिए कई बार कोशिश की। जी हाँ, आपको अब तक गॉडसेवादियों ने आधा सच बताया था। गांधी जी ने उनकी माफ़ी के लिए लॉर्ड इरविन से कई बार मुलाकात की और कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे बदलने को कहा। 18 फरवरी को गांधी जी ने भगत सिंह का मुद्दा उठाया और वायसराय लॉर्ड इरविन से कहा, मेरी या भगत सिंह की विचारधारा अलग हो सकती है, मुझे हिंसा की बात ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी आपको वर्तमान की स्थिति देखकर भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रुकवा देना चाहिए। वर्तमान की स्थिति का मतलब है कि जनता में रोष था और भगत सिंह की फांसी को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। गांधी जी के इस निवेदन पर वायसराय ने कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस तरह से ये बात मेरे सामने रखी, लेकिन सज़ा को कम करना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन फांसी की तारीख को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जा सकती है। इसके बाद गांधी जी ने फिर से एक दूसरा प्रयास 19 मार्च 1931 को किया। फिर इसके अगले दिन 20 मार्च को गांधी जी ने तब के गृह सचिव हर्बर्ट विलियम से मुलाकात की। वो लगातार ब्रिटिश अधिकारियों पर भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा कम करने के लिए दबाव डालते रहे, लेकिन बात नहीं बन सकी और 23 मार्च को भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। फांसी की तारीख से एक दिन पहले गांधी जी ने वायसराय को एक भावनात्मक पत्र भी लिखा। शांति के हित में अंतिम अपील की मांग करता हूं। हालांकि आपने पहले ही बताया था
कि इनकी सज़ा को कम करना मुश्किल है, लेकिन आपने ये भी कहा था कि आप मेरे अनुरोध पर फिर से चर्चा करेंगे। जब कोई सिद्धांत दांव पर न हो तो उसका सम्मान करना अक्सर कर्तव्य होता है। अगर वर्तमान मामले में थोड़ी सी भी संभावना है तो रियायत दी जानी चाहिए। इससे आंतरिक शांति को बढ़ावा मिलने की सबसे अधिक संभावना है। फांसी की स्थिति में शांति खतरे में है, जिंदगियों को बचाना सार्थक है और इसमें कई निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती है। फैसले में बदलाव की थोड़ी सी भी संभावना है तो मैं आपसे फांसी को आगे बढ़ाने का आग्रह जरूर करूंगा। सिमिलरली रॉबर्ट बर्नेज मेंशन्ड इन हिज बुक द नेकेड फकीर। रॉबर्ट बर्नेज एक पत्रकार थे जो गांधी इरविन पैक्ट को कवर कर रहे थे। अब महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। वे भगत सिंह की फांसी को लेकर बहुत चिंतित थे। ये उनके इस लेटर से भी समझ आ रहा है जो भी मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। तो ये सारी थ्योरीज बेसलेस हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की थी। अब भले ही इन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन ये दोनों ही हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। हमें दोनों का ही बराबरी से सम्मान करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।